जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। आज हम स्वागत करेंगे पथिकृत पायने सर का। पथिकृत सर से आज मैंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट की और सर से ये कहा कि सर, जो ये मैनिफेस्टोज हैं अलग अलग पार्टीज के, जो मेनली हम देखते हैं आजकल इलेक्शन पीरियड में, इनमें इकोनॉमिक जो इंडियन इकोनॉमी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बात ना करके सोशल वेलफेयर के नाम पर इंडिया का जो खजाना है उसे लुटाने की बात की जा रही है। उसमें चाहे कोई भी पार्टी आ जाती है, हम उसी सभी पार्टियों को कटघरे में खड़ा करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि अल्टीमेटली कोई पार्टी तो हमारे को ये कह रही है कि पर फैमिली, पर पुअर फैमिली 1 लाख रुपीज पर एनम हम देंगे। जैसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में साफ लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर दिया जाएगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन पुअर फैमिली। पहली बात, पुअर का क्राइटेरिया क्या होगा ये नहीं पता, कितनी पुअर फैमिलीज को दे पाएंगे, इसका कोई बजट क्या कांग्रेस के पास है इसका नहीं पता, और ऐसी बहुत सारी। इसी तरीके से केजरीवाल को भी देखें, वो और ज्यादा स्मार्ट निकला। उसने कहा दिल्ली की हर लेडी को 1,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे ताकि वो किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। लेकिन शर्त यह है कि अगर मैं इलेक्शन में, मतलब अगर तो नहीं कहा कि ये सारी चीजें अक्टूबर में दी जाएंगी, यानी उससे पहले नहीं होंगी, यानी आगे का वादा कर दिया वो भी उसमें, ताकि वो डबल बेनिफिट्स उठा सके दिल्ली के इलेक्शंस को देख के और लोकसभा इलेक्शंस को देख के। लेकिन इसमें तीसरा पार्ट जो है वो और मजेदार कम्युनिस्ट पार्टियों का है, जो ये कह रही हैं कि हम सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे, इक्वली सब कुछ करेंगे और सब चीजें इक्वालिटी के बिहाफ पर होंगी। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर कंपनीज के बंद करने से लेकर अमेरिका से रिलेशन तोड़ने से लेकर और कम्युनिस्ट पार्टियों से, कम्युनिस्ट कंट्रीज से वो रिलेशंस एस्टेब्लिश करने से लेकर न जाने क्या क्या कर रही हैं। बाकी वो भी बहुत सारी फ्री बीज देने का वादा कर रही है कि अगर वो गवर्नमेंट में आती है तो। बीजेपी जो है इसके ऊपर भी तो एलिगेशन है कि ये फ्री बिजली की बात कर, केजरीवाल अगर फ्री बिजली की बात कर रहे हैं तो फ्री सोलर प्लांट वगैरह जैसी बातें कर रहे हैं। तो मेरा असलियत में सवाल ये है कि सर, इलेक्शन का टाइम है, जोर शोर से भारत का जो खजाना, जिसके अंदर मेजरली इंडिया का जो एलीट क्लास है और जो इंडिया का मिडिल क्लास है, जो अपना पेट काट के टैक्स भर रहा है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स है चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो भर रहा है। उसकी वजह से हमारे को बड़ी मुश्किल से $600 बिलियन दिखाई दिए। लेकिन क्या $600 बिलियन एनफ है? क्योंकि सरकार का जो डोमेस्टिक डेट है वो तो काफी ज्यादा है, और ये डेट कितना बढ़ जाएगा अगर पर एनम 1 लाख रुपीज दिया जाएगा या इस तरीके की पॉलिसीज बनाई जाएंगी जो कि सब कुछ फ्री 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 फ्री। अब इसमें नेचर में क्या इन पॉलिसीज में डिफरेंस है या कुछ भी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा। लेकिन अपने व्यूअर से एक लाइन कहना चाहूंगा, इन सभी टॉपिक्स क्या को या क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं, ये सभी चीजें मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने डाल दी हैं। आप जाके उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो सारी चीजें आपको रेफरेंस के साथ मिल जाएंगे, तो आप उनको पढ़ के एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम उन्हीं रेफरेंसेस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। सर नमस्ते सर, और आपके ऑडियंस को भी नमस्ते। मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि 2024 के फरवरी में मोदी सरकार ने एक व्हाइट पेपर निकाला था ऑन द इकोनॉमी। तो 2014 में जब सरकार आई थी, ये मोदी सरकार, उस टाइम देश के इकोनॉमी यूपीए कैसे रख के गया था उसके ऊपर है बेसिकली। तो अगर वो 2014 में अगर वो रिपोर्ट मोदी जी ले आते तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस काफी कम हो जाता है। इसलिए चुपचाप वो काम करते रहे, बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए, बैंकों में सुधार लाए, और ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स लाए जिसके वजह से आज अगर आप देखेंगे, फ्रेजाइल 5 में था, जो मैंने पहले भी कहा है, 2013 में इंडिया फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में था और वहां से मेजर 5 इकोनॉमीज में आ गया है। अगर आज आप देखेंगे इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद $600 बिलियन के ऊपर है। टोटल एक्सपोर्ट, सर्विस एंड मर्चेंडाइज मिला के $750 बिलियन के ऊपर हो गया है। इकोनॉमी इज रीजनेबली स्टेबल। दूसरी चीज है, अगर आप बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात करेंगे तो वहां पे जो मुफ्त बिजली की बात हो रही है, ये जो केजरीवाल जी करते हैं रेवड़ी बांटना, वो नहीं है। ये कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मैं आपको समझा देता हूं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है, एक स्कीम है जो शुरू हो गया है, पहले 1 करोड़ लोगों तक पहुंचा जाएगा और फिर सबके पास
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है। इसमें क्या करेंगे सरकार, आपके छत पे वो सोलर पैनल्स लगाएंगे, वो सरकार अपने खर्चे पे लगा देंगे। उससे क्या होगा, आप अपने घर के खर्चे के लिए, इस्तेमाल के लिए आप सोलर एनर्जी वहां से डिराइव होगा, आपके घर के इस्तेमाल के लिए भी होगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा वो आप ग्रिड से सरकार को ही बेच सकते हो। सो दैट विल बी कनेक्टेड टू द नेशनल ग्रिड। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि दिल्ली में या कोई और कहीं जगह पे कि 10 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट खरीद के सरकार 2 रुपए में आपको दे रहा है और 8 रुपए नुकसान कर रहा है। ऐसा नहीं है, ये उल्टा कॉन्सेप्ट है। वैसे ही इंडिया जो है, मोदी सरकार इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना के सोलर एनर्जी और जो रिन्यूएबल एनर्जी में काफी एक पुश दिया है। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ सरकार क्यों बनाए, हम लोग भी वैसे ही बना सकता है अपने घर के छत का इस्तेमाल करके। तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट। तो ये फ्री भी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जहां पे रिटेल में जो हमारे जो रिटेल इलेक्ट्रिसिटी है उसमें सब्सिडी बहुत होता है, ये सबको पता है। और हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर क्रॉस सब्सिडाइज करके क्रॉस सब्सिडी को बरकरार रखने के लिए उनसे ज्यादा चार्ज करते हैं। तो आपको अगर ग्लोबली कंपिटिटिव होना है तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है इंडस्ट्री में वो कम होना चाहिए, क्योंकि उससे जॉब जनरेट होगा, तभी जाके आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होंगे, तभी जाके आपका कॉस्ट ऑफ यूनिट कम होगा, तभी जाके आप ज्यादा बेच पाएंगे, तब जाके ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो वो तभी संभव होगा जब आपका रिटेल का सब्सिडी कम होगा। रिटेल का सब्सिडी कम होने के लिए अगर आप सबको अलाउ कर दे कि ऊर्जा वो सोलर से ले ले, हाँ ऐसा नहीं कि 12 महीने पूरा होगा, क्योंकि बहुत टाइम बारिश होगा तब आप नहीं कर पाओगे, तब आप नॉर्मली फिर आप इलेक्ट्रिसिटी जैसे इस्तेमाल करते हैं वैसे आप करेंगे। जब पॉसिबल होगा आप सोलर से ले लेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज है, मैं आपके साथ सर एक वीडियो शेयर किया है, आप वो वीडियो हो सके तो सबको दिखा दीजिएगा कि ये जो फ्रीबी का कल्चर शुरू हो गया है, 1 लाख करके हर एक फैमिली को दे देंगे, हर एक नौजवान को 1 लाख दे देंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है। एक देश है वेनेजुएला, अगर हो सके तो आप वीडियो दिखा दीजिए कि उस देश का इकोनॉमी का क्या हाल बन गया आज। ये है पैसों की कीमत वहां पर। तो ये ऐसा क्यों है? इसीलिए है कि वहां का जो सोशलिस्ट सरकार है, और हमारे वामपंथियों के बहुत फेवरेट एक थे हुगो चावेज, जो वहां के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने तेल से वहां पे वेनेजुएला में काफी बड़े पैमाने में तेल है, तो उन्होंने अपने वो तेल बेच के इंटरनेशनल प्राइस मार्केट में जो पैसा आता था, सबको सब चीज सब्सिडाइज कर दो, सबको हर चीज मुफ्त में दे दो। तो तेल का कीमत जब बाजार में गिर गया तो आप नहीं कर पाओगे फिर। तब इन्होंने क्या किया, नोट छापना शुरू किया। अब नोट छापते छापते इस लेवल पे पहुंच गया कि आज उसका कूड़े के भाव में वो मिलता है। और यही चीज श्रीलंका में भी हुआ था। और ताज्जुब की बात है, मैं सबको यह कहना चाहता हूं कि जब कोविड का टाइम आया था तो मोदी जी ने यह ठान लिया था कि हम एक्स्ट्रा नोट प्रिंट करके किसी के हाथ में नहीं देंगे। भले ही हम एक्स्ट्रा राशन का चावल देंगे, वो फूड जो हम लोग 80 करोड़ लोगों को एडिशनल फ्री राशन मिल रहा है, भले ही टीका मुफ्त दे देंगे, लेकिन नोट छाप के सबके हाथ में नोट बांटना, और ये जो आइडिया है ना, ये सजेशन हमारे विपक्ष के जो 55 साल के युवा नेता है वहां उनसे भी आया था कि न्याय कर दो, सबको नोट्स बांट दो। अगर वो करते तो आज श्रीलंका जैसा हाल इंडिया का भी हो जाता, तो मोदी जी ने किया नहीं। मैं एक चीज में जोड़ना चाहूंगा, जब ये मामला आया ना सर, तो उसमें आया था हेलीकॉप्टर मनी, कंसेप्ट ऑफ हेलीकॉप्टर मनी, के हेलीकॉप्टर से जैसे पैसे फेंक दिए जाते हैं सबके घर में, ऐसे सबके अकाउंट में पैसे डाल दो।
उससे क्या होगा कि सबकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, और पता नहीं एक अजीब सा कंसेप्ट, हालांकि मैंने उस टाइम पर भी अपोज किया था, मैंने कहा फ्री में अगर आपने बांट दिया तो इतनी ज्यादा एक वो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी कि सिचुएशन टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन पता नहीं आइडिया कहाँ कहाँ से लाते हैं, और आज आप जो बता रहे अच्छा, हो ये चीज 100% सही है। बाइडेन ने किया है। बाइडेन ने यूएस इकोनॉमी में $5 ट्रिलियन नोट छापा है। आज इकोनॉमी ऑफ यूएस इज नॉट एट द बेस्ट ऑफ शेप। आपने देखा है ना, 3 बैंक कोलैप्स कर गया। ठीक है। दूसरी चीज है, आज आप जिम्बाब्वे की इकोनॉमी को देखिए। वन यूएस डॉलर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 बिलियन जिम्बाब्वेन डॉलर। 1 बिलियन, उनके नोट आता है 1 बिलियन का। कॉन्सेप्ट क्या है, जब आपके पास कुछ होता नहीं है, आप मुफ्त में रेवड़ी बांट रहे हो, क्या करोगे? फिर नोट छापोगे ना। नोट छापते छापते एक लेवल में चला जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। तो ये जो रेवड़ी बांटने का कॉन्सेप्ट है कि कोई कोई ना सांता क्लॉज नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, ऐसे ही बांट देंगे। तो मोदी जी ने जो चीज किया है, आप पूरे बीजेपी का जो आप मैनिफेस्टो देखेंगे, यहां पे कहीं पे कुछ इनको 1 लाख दे देंगे हर महीने हर साल, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। जो जो चीज लिखा है मोदी जी ने क्या एक चीज किया है। देखिए, मैं ग्रास रूट में इस चीज के साथ काम किया हूं, तो मुझे ये पता है, हिंदुस्तान में 2 चीजों की कमी थी हमेशा लोगों के पास। एक चीज की कमी थी कि एक्सेस टू बैंकिंग नहीं था। ठीक है। दूसरी चीज रिलेटेड टू दिस क्या है, एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस नहीं था, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग नहीं था। 50% लोगों के पास यहां पे बैंक अकाउंट ही नहीं था। तो बैंक अकाउंट करके जब मुद्रा योजना में लोन दिया जा रहा था, आप देखेंगे पहले जो रेडी पटरी में वो दुकान लगाते हैं, इनको कौन लोन देता है? कोई नहीं देता था। तो आज जो पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि, पीएम मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, और वहां से एट द ग्रास रूट लेवल शुरू करके स्टार्टअप इंडिया, आप फंडिंग करोगे, लोगों के पास आइडियाज है। ठीक है। और ये जो कल्चर है ना, 1 करोड़ नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी 1 करोड़ दोगे क्या? आप इकोसिस्टम तैयार करो जहां पे प्राइवेट सेक्टर फ्लरिश कर पाए, और तब जाकर एक नौकरी चीज आपसे बनेगी। पूछूंगा सर, वैसे देखिए आपका इकोनॉमी में जो कमांड है, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा। हालांकि मोदी जी ने एक बार गिनवाने की कोशिश की थी कि भाई देखो सीधी सी बात है, रोजगार, और पार्लियामेंट में गिनवाने की कोशिश की थी कि आईटी हब बना, वहां पर मान लिया 20,000 नौकरियां आई, तो वहां जो बाहर ठेले वाला पकौड़े बेच रहा है उसको रोजगार, उसको भी वो भी तो रोजगार है। तो लोगों ने इतना मजाक उड़ाया था, पकौड़ा रोजगार, पकौड़ा रोजगार। मैं इस चीज पे आपसे समझना चाहूंगा, अगर कुछ आप इसमें हमारे ज्ञान बढ़ा सकें तो। जहां मैं क्लास लेता हूं उसके पास एक मंगल चाय वाला है, उसकी पूरी चेन ऑफ टी शॉप्स है सर। डेली का कम से कम उसका 50,000 रुपीज पर डे का कलेक्शन है, पर डे 50,000 रुपीज चाय वाले का। लक्ष्मी नगर में सर एक गणेश छोले भटूरे वाला है सर, उसका कम से कम 3 लाख रुपए पर डे छोले भटूरे बेच के आता है। क्या हम इसे रोजगार की कैटेगरी में रखें, या मजाक ही बना दे कि बीटेक करने के बाद मैं पकोड़े बेच रहा हूं, बीटेक करने के बाद मुझे नौकरी ही चाहिए? ये थोड़ा समझाइए सर। हाँ, तो पहली चीज है कि बीटेक बना के करने के बाद या एमबीए करने के बाद जो मैकडोनल्ड में काम करता है, वो भी तो वो पाव भाजी बेच रहा है ना, वड़ा पाव। मैकडोनल्ड है सही क्या? बात है। बड़ा वड़ा पाव मैकडोनल्ड। तो ये तो मजाक की बात हो रही है। बट मैं आपको फंडामेंटली एक चीज बताता हूं। मैं जिस शहर में पला बड़ा हूं, वहां पे एक स्टील प्लांट है बहुत बड़ा। तो स्टील प्लांट में कितने लोग काम करते हैं? 6 से 7 हजार, 8 हजार, 10 हजार। लेकिन उस स्टील प्लांट को केंद्र करके वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, आवाज आवाज नहीं आ रही, आवाज पता नहीं क्या हुआ है, पता नहीं। एक सेकंड, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आ रही है? हाँ, अब आ रही है, आ रही है। हाँ। तो ये जो मैं जिस टाउनशिप की बात कर रहा हूँ, उस टाउनशिप में एक स्टील प्लांट को ये केंद्र करके जो सर्विस इकोनॉमी हुआ, दुकान से शुरू करके
ट्रांसपोर्ट शुरू करके, होम डिलीवरी शुरू करके, फिर उस फैक्ट्री को सप्लाई देने के लिए जितने सारे एंसिलियरी कंपनीज बनते हैं, जैसे सिंगूर में जब टाटा का फैक्ट्री हो रहा था, उसके साथ कम से कम 500 या 600 ऐसे छोटे कंपनीज आए थे जो कंपोनेंट सप्लाई करते। उस छोटे कंपोनेंट सप्लाई करने वाले कंपनी को भी सप्लाई करने वाले एक टर्शियरी इकोनॉमी तैयार होता है, ठीक है ना। सो दैट इज हाउ यू हैव टू लुक एट इट। एक जो सर कंपनी होता है, चाहे वो सरकारी हो, वो खुद हर किसी को नौकरी नहीं देता है। दैट इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। और यहां पे हम लोग बहुत और दूसरी चीज है, अगर आप चाहते हो कि हर किसी को नौकरी मिले, एक तो आई एम अपोज टू दैट, और हर किसी को नौकरी अगर आप चाहते हो, तब तो फिर आपको प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। फिर वो अदानी अंबानी को सुबह से शाम जो लोग गाली देते हैं, फिर वही लोग सोचते कि हमें नौकरी चाहिए, तो नौकरी देने वाले को आप गाली देते हो। आप एनेबलिंग सिस्टम तैयार करो कि आपके पास इन्वेस्टमेंट आए। आज गुजरात में नौकरी क्यों है और बंगाल में नौकरी क्यों नहीं है? क्योंकि इकोसिस्टम आपने बनाया नहीं। तीसरी एक चीज बात है, कहना चाहूंगा सर। सर एक चीज में, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, एक चीज इसमें जोड़ना मैं ये चाहूंगा। पता है क्या था, नॉर्मली मैं जो इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाता हूँ वो सारे गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं। सर यू नो व्हाट इज द माइंडसेट देयर, कि यार आप इवन आईआईटी पास आउट स्टूडेंट्स हमारी क्लास में आके बैठते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि तुम लोग इतना अच्छा क्वालिफाइड हो, सैलरीज भी अच्छी खासी ले रहे हो, स्टिल आप यूपीएससी के लिए आ रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? सर कहते हैं कि सर एक है ना जो जॉब श्योरिटी है ना, विदाउट एनी टेंशन, मतलब बिना काम किए बिना टेंशन के एक जॉब श्योरिटी है, वो गवर्नमेंट जॉब में है। और सर ये माइंडसेट बना हुआ है हमारे कंट्री का, और ये इतना बुरा तो हाँ, माइंडसेट है, और ये कम्युनिस्ट माइंडसेट है जो सोशलिस्ट के फॉर्म में आगे प्रोजेक्ट किया गया कांग्रेस के द्वारा, और आज हमें वही पेनफुल लग रहा है सर। सर ये देखिए, हाँ आपने सही कहा। और उसमें देखिए कि अगर 30 साल की उम्र तक एक बंदा सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दे रहा है, जिसको मिल रहा है ठीक है, जो 5% 5% को मिल रहा है वो अच्छी बात है, उसको मिल जाए, कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी 95% क्या कर रहा है? बाकी 95% जो है उसकी मानसिकता खराब हो गई है। तो मैं हमेशा ये सोचता हूं, अगर आपको नौकरी चाहिए और अच्छा नौकरी चाहिए, या तो वहां पे जाओ जहां नौकरी है, आपको जाना पड़ेगा। दूसरी चीज है, आप अपना स्किल डेवलपमेंट कर लो। अगर आप अपस्किलिंग करोगे, आपकी नौकरी की प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिस तरह से आज प्राइवेट सेक्टर, सरकारी नौकरी भी होती है ना, आप देखोगे जितने सरकारी बैंक है, उसमें जिस लेवल का प्रेशर है और जिस लेवल का प्रेशर फ्यूचर में आएगा, ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी से सब सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन कोई भी देश में, इज इट पॉसिबल एवरीबडी विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बंगाल में इतने ज्यादा मछली और अंडा खाया जाता है, सरप्राइजिंगली अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन, मोर दैट शायद 50 to 60% वो तो आता है आंध्रा से। वहां पे हैचरीज है, वहां पे फिशरीज से आते हैं। लेकिन बंगाल में अगर किसी को बोल दो कि आप पैसा लेके पोल्ट्री करके अपना कुछ शुरू कर दो, तब तो वही लोग बोलेंगे यार एक मजाक बना के रखते हो, हम पोल्ट्री करेंगे। तो ये देखिए सर, आज ना जो लोग सोचते कि हर किसी को नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, जो लोग वामपंथी बोलवाते हैं, वही लोग फिर मारवाड़ी को गाली देगा, गुजराती को गाली देगा, अंबानी को गाली देगा, अदानी को गाली देगा। तो फिर अगर आपके एयरटेल में मान लीजिए 10 लाख लोग काम करता है, तो उसके लिए एक सुनील भारती मित्तल की जरूरत होगी ना। और अगर आप चाहते हो कि 10 लाख की जगह 10 करोड़ लोगों को नौकरी मिले, तो फिर 10 लाख सुनील भारती मित्तल चाहिए। तो 10 लाख सुनील भारती मित्तल इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको सीट कैपिटल नहीं मिलता है। सीट कैपिटल नहीं मिलता है। वो जब उसके पास आइडिया है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। वो पहले जब बैंक में जाता था कि मुझे 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, बैंक पहले बोलेगा कि मुझे 1 करोड़ का मॉर्गेज दे दो, फिर जाके 1 करोड़ दूंगा। तो मॉर्गेज रखने के लिए 1 करोड़ अगर होता तो फिर 1 करोड़ लोन थोड़ी मांगता। और इसी वजह से ये जो कोलैटरल फ्री लोन मोदी सरकार ने मुद्रा योजना में शुरू किया, वहां पे 8 करोड़ लोग, 8 करोड़
young people have taken loan for the first time to start their own business. ये इसी देश में हुआ है और ये एक उदाहरण है उन लोगों के लिए भी जिनको लगता है कि सरकारी नौकरी के सिवा कुछ होता नहीं। तो दे आर डूइंग इट क्योंकि इस देश में डिमांड तो है। देखिए जिस देश में, सर मैं एक बहुत आसान शब्दों में कहना चाहता हूं, जिस देश में 140 करोड़ लोग हैं और वो अगर दिन में एक बार नहाता है, मतलब साबुन का इस्तेमाल करता है, और अगर कपड़े पहनते हैं, ठीक है, और अगर तीन बार कम से कम खाता है, और अगर अपना घर बनाता है, और अगर घर में सामान लेता है, रखता है, तो हर चीज का मतलब डिमांड है। तो फुलफिल करने के लिए दो चीज है या तीन चीजें, या तो खुद एंटरप्रेन्योर बनो या फिर जो इंडस्ट्री लगा रहा है उसको प्रोत्साहन दो, नहीं तो इंपोर्ट करो। तो आत्मनिर्भर भारत में हम इंपोर्ट करना छोड़ देंगे धीरे धीरे, या तो, और हर एक लेवल पे होता है। आप आज देखिए नॉर्मल चीज, इसी देश में जो लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी सब कुछ है, शार्क टैंक में जो लोग आ रहे हैं ना, वो कोई एक्टर नहीं है, वो जेन्युइन एंटरप्रेन्योर है, वो जेन्युइन एंटरप्रेन्योर है और इसी देश में हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर। गुड़गांव में एक बंदा है, और ये मानसिकता की इशू है, डिफरेंस है। एक बंदा है जिसने अपना जमीन किसी काम के लिए दे दिया, उसको जो पैसा मिला 10 इनोवा खरीद लिया, 9 इनोवा उसने बीपीओ में लगा लिया, 10वीं इनोवा वो खुद चलाता है, ठीक है। अब वो पैसा उड़ा भी सकता था, नहीं उड़ा रहा है। और मैं उसी बंदे का, एक बंदे को जानता हूं जो उसके वहां ड्राइवरी करता था। वो 5 साल ड्राइवरी करके क्या किया, उसने खुद लोन लेके अपना गाड़ी खरीद के वो ओला का पार्टनर ड्राइवर बन गया। तो पहले अगर वो 25,000 कमा रहा था, आज वो 40,000 कमा रहा है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ब्यूटिशियन का कोर्स करके कोई ब्यूटी पार्लर में नौकरी करती थी एक लड़की, आज वो अपना ब्यूटी पार्लर खोल दिया है। तो देखिए इट इज अप टू पीपल। इस देश में ऐसे कुछ लोग रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकारी नौकरी खराब है, नहीं करना चाहिए, नहीं मत जाओ। आप हमेशा एक प्लान बी रखो। आप 3-4 साल ट्राई करो, 5 साल ट्राई करो, लेकिन 20 साल 40 साल तक अगर कोई ट्राई करे, फिर उसके बाद तो सरकार, प्राइवेट सेक्टर भी उसको नहीं लेगा। सो दैट इज समथिंग आई वांट टू से। इस देश में, हाँ सॉरी सर, शादी तक नहीं होगी 40 की एज में जाके बेरोजगार है। ये हो रहा है ना इस देश में। और इसी के ऊपर संजीव सान्याल जी ने जो कहा, एक उनका इंटरव्यू आया था, वो सरकारी नौकरी को कुछ खराब नहीं बोल रहा था। वो बोल रहा था कि उसके लिए जितने लोग पूरे जिंदगी दे देते, मुझे लगता है आपको 5% को मिल जाएगा, बाकी 5% कुछ और कर लेंगे, लेकिन 90% फिर क्या होगा? दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और इस देश में बहुत सारे, आप देखिए ना, इस देश में 1960s 70s 80s तक तो ब्रेन ड्रेन होता था। क्यों होता था? कि इस देश में आइडिया है, आपके पास को पैसा नहीं मिलता था, बैंक भी एनकरेज नहीं करता था, ब्यूरोक्रेसी भी एनकरेज नहीं करता था, और वही लोग यहां से जाके अमेरिका में जाके वहां का सिलिकॉन वैली तैयार कर दिया। और यहां से लोग फिर वहां नौकरी करके जाते हैं, फिर नौकरी वो सिलिकॉन वैली में करके इंडिया को गाली देता था, यार इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो जिस बंदे ने इंडिया में अपॉर्चुनिटी बनाया, स्टार्टअप इंडिया की मुहिम चला के, कि वहां आज 1,25,000 रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स है, जिसका टोटल वैल्यूएशन इज $375 बिलियन, फिर उसको तो रेस्पेक्ट करो। आज इस देश में इफ यू वांट टू वर्क हार्ड, सर, मैं एक बार मेट्रो में जा रहा था, एक बुजुर्ग इंसान ने एक चीज कहा कि इस देश में नौकरी की कमी हो सकती है, काम की कमी नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो ये जो एक ऑब्सेशन है ना फॉर ब्रांड्स, ये ब्रांडेड नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं हो। ठीक है, अपना ब्रांड बनाओ ना। और लोगों ने करके दिखाया। जब आया था बीएम मुंजल फ्रॉम आफ्टर पार्टीशन, उनके पास क्या था? आज उसने हीरो मोटर्स बना के दिखाया ना। वो तो पहले साइकिल बेचता था, फिर साइकिल बनाना शुरू किया। आज बीएम मुंजल, हीरो मोटर्स इज द लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। तो आप, पहली चीज तो है कि एक्सेस टू फंडिंग, एक्सेस टू फाइनेंस। सेकंड इज एस्पिरेशन। थर्ड इज, जब तक इस देश में वो वामपंथी मानसिकता चलेगा कि अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स आर गुड और इंडिया का
जितने हैं उसको गाली दो, तो फिर आपको नौकरी भी कैसे मिलेगी? सबको प्राइवेट सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर नौकरी के लिए भी आपको इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा। वहां पे कोई इंडस्ट्री लगाने आता है तो वही एनजीओ फिर उसको रुकावट डालते हैं जो आज वामपंथी या फिर हमारे कुछ ऑपोजिशन पार्टीज को सपोर्ट करता है। ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट इट कि जब वो कोविड के टाइम लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में क्या पूरा देश थप बैठ गया था? नहीं बैठा था ना, चल रहा था ना। लुक एट द नंबर ऑफ क्रिएटर्स विच केम अप, एंटरप्रेन्योर्स विच केम अप फ्रॉम दैट टाइम। ये वैक्सीन इंडस्ट्री को आप देख लीजिए किस तरह से इट हैज सर्वाइव फ्लरिश्ड। तो आई कैन गिव यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स जहां पे हम लोग कुछ भी नहीं थे एंड टुडे वी आर अ ग्लोबल लीडर, क्योंकि एस्पिरेशंस को बढ़ावा दिया गया। आप नौकरी, यू कैन ओनली हैव एम्प्लॉइज व्हेन देयर आर एम्प्लॉयर्स। आप देखिए, हो सकता है कि जो बंदा आईआईटी करके निकला या बीटेक करके वो सोचेगा अरे मैं क्या करूं यहाँ पे नौकरी, बट हर कोई बीटेक के बारे में जब सब सरकार कोई डिसीजन लेता है वो सिर्फ उसको देख के नहीं लेता है। वैसे भी आई बिलीव विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट इंडिया में 80% इंजीनियर्स आर नॉट एम्प्लॉयबल, एम्प्लॉयबिलिटी प्रॉब्लम है। आप नौकरी की बात तो बाद में करो, इज ही एम्प्लॉयबल, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि हम लोग ना उसको सॉफ्ट स्किल सिखाते हैं, ना उसकी अपनी कन्विक्शन है, नाइदर ही वांट्स टू हैव अ मार्केटिंग प्रोफिशिएंसी। आप दूसरी चीज छोड़ो मार्केटिंग करना, खुद को मार्केटिंग पहले करना पड़ेगा। लेकिन हर कोई अगर सोचे कि मैं अपने एसी रूम में बैठ के बाबू की नौकरी करूंगा तो वो होगा नहीं ना फिर। तो देर इज अ चेंज कमिंग इन दिस कंट्री, और पूरे दुनिया में आ रहा है। इसी देश में जैसे मैं 8 करोड़ जो नए एंटरप्रेन्योर की बात कर रहा हूं, जो आप सोचिए वो जो 8 करोड़ एंटरप्रेन्योर है उनमें से मान लीजिए 50%, 4 करोड़ अगले 6 महीने में बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए एक बंदे को रखा एज एन असिस्टेंट। तो फिर आप लाइवलीहुड क्रिएशन कितनों के लिए कर रहे हो? 4 करोड़। क्या कोई ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन द इंडस्ट्री क्रिएट दैट मेनी जॉब्स? नहीं कर पाएगा। और वो 4 करोड़ जो है वो ईपीएफओ में रिफ्लेक्शन नहीं भी हो सकता है। उसके पास वो क्या, एक बंदा जो अपना मान लीजिए कि एक छोटा सा स्टार्टअप चलाता है, छोटा सा बिजनेस, स्टार्टअप भी छोड़ दीजिए, छोटा सा चीज घर में बना के बेचता है, एंड ही हैज केप्ट समबडी एज अ हेल्प, एज एन असिस्टेंट। उसको शायद महीने का 12-15 हजार मिल रहा है। इट मे नॉट गेट रिफ्लेक्टेड इन ईपीएफओ, बट इट इज क्रिएटिंग लाइवलीहुड फॉर समबडी, जिसको वो है नहीं कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है, 2019 तक ये बोला गया, वो सीएमआई का रिपोर्ट लेके 45% अनएम्प्लॉयमेंट, 45% अनएम्प्लॉयमेंट। अरे 45% अनएम्प्लॉयमेंट, आप एक पर्टिकुलर चीज को देख रहे हो, उसमें भी जो लोगों को प्राइवेट सेक्टर की नौकरी भी नहीं चाहिए, सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, इसलिए बैठा है। लेकिन ये जो 4 करोड़ लोग है, 5 करोड़ लोग जिसको लाइवलीहुड मिला है, वो तो वोट दिया ना। दूसरी चीज आप समझ लीजिए सरकार ने किया क्या 2019 में, उन लोग जीते कैसे। आपका 50% पॉपुलेशन को आपने हमेशा बोल दिया कि आप सरकार के ऊपर ही डिपेंड करोगे, आप खुद कुछ नहीं कर पाओगे, और वो भी जो पैसा सरकार देगा उसका 15% आपके पास जाएगा, 85% बीच में कोई खा लेगा। तो सरकार ने क्या किया, उसको स्वच्छ भारत में टॉयलेट, आवास योजना में घर, और हर चीज में डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और उसको मुद्रा में पैसा। ठीक है, आयुष्मान भारत में यू हैव गिवन मी मेडिकल फैसिलिटीज, जनौषधि खरीद, वो जो सेंटर खोल के 80% कम प्राइस में आप उसको दवाई भी दे रहे हो। दैट पर्सन नाउ इज प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी। आप वो बर्डन नहीं है। इसी वजह से 25 करोड़ पीपल हैव कम आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। कुछ लोग नौकरी में ही सिमट कर रह गए, और 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकल के आ गए एंड आर एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी। जिनको बैंक सोचते थे इनके पास पैसा नहीं है, ये क्या अकाउंट खोलेगा, उनका कंबाइंड बैंक डिपॉजिट टुडे इज 2 लाख करोड़ प्लस। यस सर, ये सबसे शॉकिंग था। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, अगर 8 करोड़ एंटरप्रेन्योर अगले 1-2 साल में एक बंदे को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे तो 8 करोड़, दैट विल नॉट गेट रिफ्लेक्टेड इन ईपीएफओ।
वो कहां से ईपीएफओ को प्रोविडेंट फंड का अकाउंट देगा? लेकिन उसको घर में महीने के अंत में 15-16 हजार 18 हजार आ रहा है, उससे ज्यादा भी आ सकता है। अच्छा सर, अभी है ना, हम एक जी, रिक्वेस्ट रही थी, हम थोड़ा सा डिबेट से इधर उधर हो गए थे। ये अब आई विल एक फोकस चीज, अगेन। हाँ, बताइए। हाँ, एक चीज जो हमारे ये कंक्लूडिंग क्वेश्चन के फॉर्म में रखना चाहता हूं। हम दो पार्टीज, यानी आपसे बात करके मुझे ऐसा लगा कि दो तरीके के ऑफर्स हैं हमारे वोटर्स के सामने। एक जो ये कह रहा है कि कुछ मत करो, हम तुम्हें पैसे देंगे। एक जो बहुत 40 सीटों के लिए लड़ रहा है कि 40 भी आएंगी नहीं आएंगी, वो दावा कर रहा है कि मैं आपको 1 लाख रुपए पर मंथ दूंगा, बस मुझे वोट दे दो। दूसरा कह रहा है कि ठीक है, मेरे को 1,000 रुपए पर मंथ दूंगा, मुझे वोट दे दो। तीसरा एक वादा कर रहा है कि मैं तुम्हारी लाइफ को ऐसा बना दूंगा कि तुम्हें किसी से कंसेशन या रिबेट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर, दोनों सर के बीच मुझे में एक चीज डिफरेंस क्या बताइए, है? जो 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 बोल रहा है ना 1 लाख हर साल देगा देगा, कितनों को देगा? हर एक महिला को देगा ऐसा कुछ है ना? कितने को, मतलब हर आप फैमिली बताइए को, ना। एवरी पुअर फैमिली। पुअर का डेफिनेशन बोला नहीं है, चलिए मान लीजिए मैं हाइपोथेटिकली, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से तो 25 करोड़ लोग निकल गया आ गया, तो वो दिखाने के लिए इतने लोगों को दूंगा। ठीक है, आप 10 करोड़ लोगों को दे रहे हो ना, 10 करोड़ औरतों को आप दे रहे हो, मान लीजिए 10 करोड़ को 1 लाख करोड़, 1 लाख देने से कितना लगेगा? कम से कम 10 लाख करोड़। अब पैसा कहां से आएगा? आप नोट छापोगे? तो इससे तो बेहतर है ना कि आप उसको 20 लाख रुपए एट द मोस्ट मुद्रा योजना में लोन देके बोलो भाई तुम अपना कुछ खरीद के अपना बिजनेस शुरू करो, कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नौकरी नहीं है, ये बहुत एक गलत फहमी है देश में, ठीक है, कि नौकरी नहीं है। रिटेल सेक्टर में अभी राइट नाउ देयर आर 3 to 4 मिलियन पीपल वर्किंग। ऐसे बहुत सारे सेक्टर में गिनवा सकता हूं, लेकिन आपका अगर इनहिबिशन, आपकी काबिलियत पे आपको नौकरी मिलेगा सर। काबिलियत, विलिंगनेस टू वर्क। आप अभी देखिए नौकरी प्राइवेट सेक्टर में, कोई एक वेबसाइट खोल दीजिए naukri.com में, प्राइवेट सेक्टर में देखिए ट्रेंडिंग नंबर ऑफ जॉब्स फॉर टुडे, इट विल बी इनटू लैक्स। और सरकार क्या बोल रहा है? सरकार बोल रहा है कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एप्पल, एप्पल जो इंडिया में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत यहां पे जो मोबाइल फोन बना रहा है, 1.5 लाख लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉय करता है, 4 लाख लोगों को इनडायरेक्टली एम्प्लॉय करता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला के 4 लाख, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 1.5 लाख, वन कंपनी। बट अगर आप बैठे हैं, मान लीजिए आप अगर आप बैठे हैं बंगाल में और वो फैक्ट्री बना रहा है कहीं और, यूपी में या फिर तमिलनाडु में या फिर महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में, आपको तो फिर लगेगा कि अरे नौकरी ही नहीं है कहीं पे, बिकॉज यू आर नॉट विलिंग टू गो एंड गिव अप द कंफर्ट ऑफ द होम। और आपके घर, आपका जो सरकार स्टेट में है वो शायद कोशिश नहीं कर रहा है। तो सरकार बोल रहा है कि मैं सेमीकंडक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देके आई एम क्रिएटिंग द सेम इकोसिस्टम जो चाइना में है। क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है उनका फिलॉसफी है चाइना प्लस वन कॉन्सेप्ट, कि चाइना के ऊपर पूरा डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे मैन्युफैक्चरिंग का। मैं सेमीकंडक्टर्स में, डीप टेक में, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, स्पेस इंडस्ट्री में, डिफेंस इंडस्ट्री में, आई एम प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड आई एम आस्किंग इंडियन कंपनीज तुम इन्वेस्ट करो, तुम बनाओ, मैं तुमसे खरीदूंगा, मैं विदेश से नहीं खरीदूंगा। जो इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगा वही विदेश से आएगा, बाकी सब कुछ यहां पे बनेगा। एक तो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज इंडिया के, जिसको अभी तक रोका गया था 2015 तक, उसको प्राइवेट सेक्टर में कोई अलाउ ही नहीं करते थे कि डिफेंस का कुछ बनाए, वो आज अपना बनाएगा। दूसरी चीज है, बहुत सारे छोटे छोटे कंपनी, में एक कंपनी का नाम लेता हूं जिसके साथ मैंने काफी जगह पे कोलैबोरेट किया था कुछ एग्जीबिशंस में, आइडिया फोर्ज एक कंपनी है, आईआईटी के पास आउट है। वो आज इंडियन आर्मी को ड्रोन सप्लाई करता है। इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी विच केम अप टुडे, दे हैव ऑलमोस्ट सप्लाइड मोर देन 300 to 400 ड्रोन्स। उनका जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट मिला 400 करोड़ के ऊपर का हो, 250 से 300 करोड़ का हो। इंडिया ने आज, इंडियन आर्मी ने 2000 से ऊपर लॉइटरिंग म्यूनिशंस एंड ड्रोन खरीदा है, मेजॉरिटी ऑफ देम फ्रॉम इंडियन स्टार्टअप्स।
तो आज जो आप ईवी देखते हो इंडिया में, पूरा ईवी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, ड्रोन का पूरा एक इकोसिस्टम सरकार बना रहा है। एवरीथिंग फ्रॉम, सिर्फ असेंबली नहीं होगा, पूरा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होगा। रिन्यूएबल एनर्जी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, सोलर पैनल्स का, सेमीकंडक्टर का, डीप टेक का, डिफेंस का, स्पेस का, फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर्स, फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 14-15 क्रिटिकल सेक्टर्स, जहां पे सब कुछ बाहर से आता था वो इंडिया में बनेगा। इंक्लूडिंग इन द नेक्स्ट 2-3 इयर्स लैपटॉप इंडिया में बनेगा। आप बताइए उसमें जॉब्स क्रिएट होगा कि नहीं होगा? तो सरकारी जॉब क्रिएट नहीं, सरकारी जॉब क्रिएट करना सरकार का काम नहीं है। यू कैनॉट हैव 100% पीपल इन दिस कंट्री डूइंग गवर्नमेंट जॉब्स। सरकार का काम सरकारी नौकरी करना नहीं है। सरकार का काम एक चीज है, आई एम क्रिएटिंग एन एनेबलिंग एनवायरमेंट, और उसमें नौकरी तैयार होगा। हाउ डू यू एक्सपेक्ट सर कि हर किसी को, आप बताइए कल अगर चलिए जो बोलते हैं कि सरकारी नौकरी, आप हाउ वुड यू क्रिएट सरकारी नौकरी फॉर 144 पीपल? हाउ इज इट पॉसिबल? आप बताइए। या तो आप सर हर चीज नेशनलाइज कर दो जैसे पहले था, और हम सबको पता है कि नेशनलाइज के बाद क्या था उस टाइम, जब आप मोनोपोली सिर्फ सरकार का ही होगा, फिर एमटीएनएल और बीएसएनएल ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा। हमको फैसिलिटी चाहिए जियो का, फैसिलिटी चाहिए एयरटेल का, फैसिलिटी चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर की गाड़ी हो, लेकिन नौकरी हम सरकारी करेंगे। ये कैसे होगा? शुड बी डू अवे विद टेक्नोलॉजी ऑल्सो। बैंक्स की नहीं, जो पहले एसबीआई के बाहर 3 किलोमीटर लाइन लगता था, फिर आप उसकी गुस्सा सुनो, जब उसकी मर्जी होगा तब जाके वो करेगा। ऐसा डू वी वांट टू गो बैक टू दैट एरा? तब तो इनोवेशन नहीं होगा सर। देन वी गो बैक टू द टाइम ऑफ लैंडलाइन। मोबाइल छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जितने इनोवेशन है ये सरकारी संस्था नहीं करते, ये प्राइवेट करते हैं, और उसमें लाखों करोड़ों के तादाद में लोग नौकरी कर रहे हैं एंड दे आर हैप्पी विद इट। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, जो सरकारी नौकरी के लिए काम करता है या कोशिश करता है, अगर मिले तो अच्छी बात है, बट क्या कभी आज तक किसी साल ऐसा हुआ है कि 50 लाख लोगों ने अप्लाई किया नौकरी के लिए और 50 लोगों को मिल गया? कौन से देश में होता है बताइए? 11 लाख में से 1000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो सर बाकियों का क्या होता है? बर्बाद होते हैं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि दैट मेंटालिटी हैज टू चेंज। दुनिया में कहीं पे सर ये नहीं होता। अब चाइना में चले जाके देखिए, जहां पे ये कम्युनिस्ट आज बड़ी बड़ी बातें करता है ना कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स को डिसमेंटल कर देंगे सब, चाइना में जाके देखिए कौन सा कंपनी वहां पे सरकारी है? जितने सारे बड़े बड़े कंपनीज जो ग्लोबली नोन है, आर द गवर्नमेंट ऑफ चाइना ओन कंपनीज, और वहां पे गवर्नमेंट ऑफ चाइना ओन कंपनीज होते नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ चाइना का शेयर होता है। इस Xiaomi या जितने लुक एट सम ऑफ द बिग ब्रांड्स दे हैव, या फिर जो दूसरे चाइनीज बड़े बड़े ब्रांड्स है, सबका नाम अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। अलीबाबा कोई चाइनीज सरकारी कंपनी थोड़ी है, जैकमार्क सरकारी थोड़ी था। तो इस देश में मैं आपको सर एक चीज कह देता हूं, कम से कम 80% पीपल इन दिस कंट्री, 70 to 80% will look for entrepreneurship, will look for opportunities, will have aspirations, want to be rich, want to contribute, या फिर वो नौकरी के लिए, जहां नौकरी होगा, कल अगर तमिलनाडु में नौकरी मिले तो बंगाल से तमिलनाडु जाएगा, अगर उसको नौकरी मिले गुजरात में तो उड़ीसा से गुजरात जाएगा। दे विल डू दैट एंड दे विल सर्वाइव, दे विल फ्लरिश। बट एक सर्टेन सेक्शन उनको लगेगा कि अगर सरकारी नौकरी ना मिले तो जिंदगी बर्बाद। मुझे लगता है ना तो आईआईटी ना मिलने से किसी का जिंदगी बर्बाद होता है, ना तो सरकारी नौकरी ना मिलने से सरकारी जिंदगी बर्बाद होता है। अगर मिले अच्छी बात है, बिकम अ गुड ऑफिसर, फिर आपको गुड ऑफिसर बनने के बाद भी आपको वही बोला जाएगा सरकार, क्रिएट एन एनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट पीपल टू फ्लरिश। So I think all the mentors who actually teach people in the for government jobs, उनको भी चाहिए ये बोलना, 4-5 अटेम्प्ट दे दो, फिर उसके बाद गेट इनटू समथिंग एल्स, डोंट वेस्ट योर लाइफ। मुझे दुख होता है उन लोगों के बारे में सोच के, और मुझे लगता है कि इसमें कुछ करना चाहिए सबको। दोज हु कमिट सुसाइड क्योंकि आईआईटी नहीं मिला, या फिर आई नो पीपल जो at the age of 30 they are starting their career because they have finished all their opportunities of giving a government a UPSC का। At 30 they expect, फिर 30 में एक्सपेक्टेशन होता है उसको वही रेस्पेक्ट और सैलरी मिले जो 24 साल की उम्र में शुरू करके आया है।
मुझे लगता है कि फंडामेंटली समवेयर आप मुझे एक देश बता दीजिए जहां पे सबको सब सरकारी नौकरी करता है और देश बहुत अच्छा कर रहा है। एक एक ही देश का मैंने नाम लिया था, वेनेजुएला, वो बर्बाद हो गया क्योंकि वहां पे सबको सरकारी नौकरी मिलता था और सबको मिलता था वो वेनेजुएलन ऑयल कंपनी में, क्योंकि वो ऑयल बेचता था, ऑयल का प्राइस बहुत हाई था, चल रहा था। जब गरबा बर्बाद हुआ तो ऑयल कंपनी से बर्बाद नहीं हुआ, देश बर्बाद हो गया। तो मुझे लगता है कि ग्रेजुअली गवर्नमेंट के जॉब्स भी, अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगे, बट इवेंचुअली अगर ऐसा कोई बोले कि मैं सबको 1 लाख दूंगा, सबका कर्जा माफ कर दूंगा, सबको सरकारी नौकरी दूंगा, तो या तो उसको वो कन्विंस्ड है कि वो कभी नहीं आएगा पावर में, और अगर भगवान ना करे, अगर वो आ गया तो आपके देश का हालत श्रीलंका से बदतर होगा। सर टुकड़े होंगे 30 से ज्यादा, पता नहीं कितने सारे। आज मैं आप एक चीज बता देता हूं, वेस्टर्न यूपी में इस बार ये किसान आंदोलन हुआ क्यों नहीं, आपको पता है? किसान आंदोलन में वेस्टर्न यूपी इन्वॉल्व नहीं था। नहीं था। किस लिए नहीं था? सरकार का पॉलिसी सुनिए, और इसीलिए मोदी जी को इतने लोग रेस्पेक्ट करते हैं। हिंदुस्तान में जो तेल हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो वहां पे एक चीज होता है, इथानॉल ब्लेंडिंग। ठीक है, इथानॉल किससे बनता है? शुगर से बनता है, शुगर केन से होता है, मोलस से होता है। तो इथानॉल ब्लेंडिंग में हम लोगों ने 10% हासिल कर लिया, अभी टारगेट 20% है। हजारों करोड़ों के तादाद में, इतने मतलब हजारों करोड़, 70-80 thousand करोड़ के वर्थ इथानॉल खरीद रहा है सरकार, उसको ब्लेंडिंग कर रहा है तेल के साथ, और हमारा ग्रेजुअली इंपोर्ट कम हो जाएगा, और 20% को अचीव करने के बाद वो 25% होगा। हो सकता है ग्रेजुअली लोग शुगर इंटेक कम कर दे, क्योंकि शुगर का बहुत चैलेंजेस होता है, डायबिटीज रिलेटेड इश्यूज होता है, बट इथेनॉल इज अ बिगर पुश। और इसीलिए, और उनका एमएसपी जो होता है बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इतना डिमांड है। आप जितना भी बड़ा एमएसपी इथेनॉल के लिए प्राइस दे दो, फिर भी कॉस्ट इज लेसर देन व्हाट यू इंपोर्ट फ्रॉम अब्रॉड। आप इस देश में रिफॉर्म एग्रीकल्चर में आ जाए, राइस ब्रांड का जो छिलका होता है, चावल का जो छिलका होता है ना, वो उस राइस ब्रांड कहते हैं, उसका जो तेल होता है ना, इट्स कोलेस्ट्रॉल फ्री। इस देश में एक राइस ब्रांड का बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आएगा, राइस ब्रांड ऑयल का, और इस देश में इथेनॉल का एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आएगा। दे विल बी एंटरप्रेन्योर्स हु विल क्रिएट इट, और इस एंटरप्रेन्योर्स ने ही इस देश को तैयार किया है। नारायण मूर्ति जी नहीं होते, या अजीम प्रेम जी नहीं होते, या और भी कुछ अच्छे बड़े नाम है, वो नहीं होते तो आज आईटी सेक्टर जो है इंडिया का 200-250 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है, और इतने लाखों के तादाद में बच्चे काम करते हैं, वो होता। अमेरिका वॉज नॉट क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अरे वाह, तो हम अमेरिका के सपना देखेंगे, फिर सोचेंगे सब सरकारी नौकरी करेंगे, कैसे होगा सर? और मुझे तो लगता है कि ग्रेजुअली हर एक स्टेट में, हर एक सेक्टर में, देखिए, आई एम नॉट demeaning anybody. I have met lot of IAS officers, lot of IPS officers. They're brilliant. They're very good. But 140 करोड़ के देश में 140 करोड़ आईपीएस ऑफिसर तो नहीं बनेगा ना। एग्जैक्टली। So that is what I feel. मुझे लगता है कोई अगर जब संकल्प पत्र लाता है, बहुत रैशनल होना चाहिए कि मैं क्या दे सकता हूं। आज देखिए तेलंगाना में, हिमाचल में इस लोगों ने प्रॉमिस कर दिया ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। आपने देखा था ना, आज तक अप्लाई इंप्लीमेंट कर पाया कांग्रेस हिमाचल में? नहीं कर पाया। उसका इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगा। और इसी वजह से ये लोग चिल्लाते रहे ओपीएस देंगे, ओपीएस देंगे। राहुल गांधी चिल्ला रहा था, इनके मैनिफेस्टो में आज ओपीएस का नाम ही नहीं है। क्यों नहीं है? कर्नाटका में जो प्रॉमिस किया था वो फुलफिल कर पा रहा है क्या? आप बताइए। आप कैसे मुफ्त में दे देंगे, बस चढ़िए चढ़िए मुफ्त में, तो बस का पैसा कौन देगा? आप मुफ्त में बिजली देंगे तो फिर आप इंडस्ट्री से चार्ज ज्यादा करोगे, इंडस्ट्री से ज्यादा चार्ज करोगे, एक टाइम के बाद इंडस्ट्री आपको छोड़ के चला जाएगा। चाइना क्या करता है? चाइना सब्सिडी देता है इंडस्ट्री को, रिटेल कंज्यूमर्स को नहीं।
इंडस्ट्री को सब्सिडी देके उसको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाता है। इसी वजह से इतने जॉब्स चाइना में तैयार होता है, बिकॉज कॉस्ट वाइज वो दे वेरी लो। आज आप बताइए कर्नाटका में इंप्लीमेंट कर पाया कि नहीं जो कांग्रेस ने बोला था? हिमाचल में ओपीएस कर पाया कि नहीं जो कांग्रेस ने बोला था? छत्तीसगढ़ में अगर वो इंप्लीमेंट कर पाता जो वो लोग बोल रहे थे इस बार के पिछली बार, तो फिर इस बार हारता नहीं। कर्जा माफी अब कब तक करोगे? आप इतना कर्जा माफी करते रहोगे तो अब तक क्रेडिट वर्दीनेस क्या रहेगा लोगों का? वो तो सोचेंगे कि मैं पैसा लूंगा नहीं दूंगा। फिर आपका बैंकिंग सिस्टम का क्या होगा? फिर आपका बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाए, फिर आपका देश का क्या होगा? मुझे लगता है कि आई एम टेलिंग यू सर, विदाउट गेटिंग इनटू एनी पार्टी इशू, जिस तरह से पिछले 10 साल में मोदी जी ने बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रांग किया चुप रह के, क्योंकि जो बेड़ा गर्क करके रखा गया था वहां पे कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पे, कंपनीज, जिन कंपनियों ने बहुत पैसा लिया था उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट को परफॉर्मिंग एसेट दिखाने के लिए फिर से लोन दिया गया था, सीडीआर। और बहुत सारे ऐसे बैंक्स, उनको रेस्ट्रिक्शन में लाया गया, उनको हेल्दी आज बनाया गया, जो पहले नहीं था 2015-16 में। आज जिस तरह से कार्रवाई होती है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में, वो पहले नहीं होता था। तो बैंकिंग सिस्टम गया था पूरा, कर्जा, लोन माफी, सबका लोन माफी, ऐसे कैसे चलेगा? और मैं ये बोल रहा हूं कि अनलेस यू हैव एम्प्लॉयर्स यू विल नॉट हैव एम्प्लॉइज। नौकरी तैयार करना है तो इंडस्ट्री को रेस्पेक्ट करना सीखो, और इवेंचुअली आप देखेंगे, मुरादाबाद जाइए, जितने छोटे छोटे हमारे टाउनशिप्स है, जो डिस्ट्रिक्ट्स है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का क्या इंपैक्ट है वहां पे जाके देखिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का स्केलेबिलिटी बढ़ा के वहां पे, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, डेफिनेशन जो है ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मीडियम इंडस्ट्री और माइक्रो इंडस्ट्री का डेफिनेशन बदला गया है, उनका जो थ्रेशोल्ड टर्नओवर बढ़ाया गया है। बहुत सारे कंपनी जो पहले क्या होता था, वो अपना टर्नओवर बढ़ाता नहीं था क्योंकि उसको फैसिलिटीज इंसेंटिव कम मिलेगा, तो 50 लाख से वो 1 करोड़ किया गया, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विस के लिए 5 करोड़ किया गया। आप वो देख लीजिए, उसमें क्या होता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल आता है, यू आर प्रोड्यूसिंग मोर क्वांटिटीज, फिर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, फिर आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाओगे, फिर आप बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट तैयार कर पाओगे। मैं एक चीज सर, आई डोंट वांट टू बी कम्युनल, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, और ये सबको सुनना चाहिए विदाउट गेटिंग इनटू रिलीजन। आप किसी मुस्लिम को या किसी सिख को अनएम्प्लॉयड नहीं देखोगे। देखते हो कभी? बिकॉज वो अपना ट्रेड क्राफ्ट सीखता है, काम में लग जाता है। हम लोगों ने ट्रेडिशनल, हमारा जो ट्रेड क्राफ्ट फैमिली पुश्तैनी होता है, उसको छोड़ दिया, और हमें सिर्फ नौकरी चाहिए, और वो भी घर के सामने, और वो भी सरकारी। इतने सारे कंडीशन अप्लाई हम लोगों ने कर दिया है कि हम लोगों का प्रॉब्लम है। एक गुजराती या एक मारवाड़ी एट द एज ऑफ 20 विद 5,000 10,000 विल स्टार्ट ट्रेडिंग। पहले वो शायद लॉस करेगा, लेकिन वो सीखता है। तो वो जो बंदा 20 साल 21 साल में पढ़ाई के साथ साथ कुछ ट्रेडिंग कर रहा है, शायद वो लॉस करेगा, लेकिन उसका जो तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो 30 साल में जाके 10 साल में उसका एक्सपीरियंस आप सोच लो। और वो दूसरा बंदा जो 30 साल की उम्र में नौकरी के लिए फिर भी बैठा है, या फिर 30 साल की उम्र में उसको नौकरी मिला, या फिर ढूंढ रहा है, सरकारी नौकरी नहीं मिला तो कहीं और, आपको लगता है वो दोनों का काबिलियत एक होगा? और फिर हम बोलेंगे अरे मारवाड़ी के पास इतना पैसा कैसे आ गया, गुजराती के पास कैसे आ गया पैसा? अरे वो मेहनत करता है, वो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है with the kind of job, and everybody starts small. हमें क्या होता है कि, क्या बताऊं, मतलब कोई, वही है कि मैकडोनल्ड और पिज्जा हट की बात होती है, तो जब these are brands that were created by people who left jobs and eventually did something. या तो नौकरी कीजिए, नौकरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन गो वेयर द नौकरीज आर अवेलेबल, और नौकरी के लिए यू हैव टू रेस्पेक्ट द एम्प्लॉयर्स। वामपंथियों ने, सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं बंगाल से हूं, वामपंथियों ने
34 ईयर्स में आपको पता है कितने फैक्ट्री बंद कर दिया था? 60,000 से ज्यादा, 60,000 से ज्यादा बैंक, 60,000 से ज्यादा फैक्ट्री बंद कर दिया था पश्चिम बंगाल में वामपंथियों ने 2011 तक। और इसी वजह से आप देखोगे बहुत बड़े पैमाने में जो बंगालीज होते हैं वो कहीं और काम कर रहे हैं, जिसका भी थोड़ा बहुत क्वालिटी है वो बाहर चला जाता है दूसरे कोई राज्य में। आप किसी भी शहर में जाओ आपको एक बंगाली कम्युनिटी मिलेगा। किस वजह से? इस वजह से। तो आप सोचिए, आप बोलते हो आपके मैनिफेस्टो में सबको नौकरी मिलना चाहिए, और आप ही 60,000 कंपनी बंद करके रखा है वेस्ट बंगाल में और वर्क कल्चर खत्म कर दिया। और उद्योगपतियों को वहां पे ऐसे ऐसे है, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको मैं रेफरेंस दे दूंगा, आप कहीं अभी और दिखा दीजिएगा सबको। नामी फेमस ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को बीच सड़क अपमान करना ये नॉर्मल चीज थी 1980s में इन बंगाल। आज बंगाल का हाल देखिए। उसके बाद 2011 के बाद क्या हुआ वो तो सबको पता है, वो सबको पता है। लेकिन आप ट्रेड यूनियन करके सारे एम्प्लॉयर्स और इंडस्ट्री को गाली देके उसके लिए एम्प्लॉयज की मन में नफरत पैदा करके, शटडाउन करके, लॉकडाउन करके आपने क्या हासिल कर लिया? उस वामपंथियों को पूछिए, उसकी हिम्मत है चाइना के बारे में कोई बात करने की? और चाइना ने देखिए क्या किया। चाइना को आइडियोलॉजिकली मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंडस्ट्री तैयार किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन तैयार किया, जिस तरह से वहां का वर्क कल्चर चेंज किया, जिस तरह से इंडस्ट्री को लाया, इसी वजह से चाइना में आप बोल सकते कि हाँ उनको 10 घंटा 12 घंटा काम करना पड़ता है, बट उनका देखिए पर कैपिटा इनकम कहां पे चला गया और हम कहां पे हैं। मुझे तो लगता है कि इस देश का रेनेसा, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक रेनेसा 2014 से शुरू हुआ। उसके पहले तो आपको एक्सेस टू फाइनेंस नहीं था, एक गरीब को पैसा नहीं मिलता था। और मैं आपको बताता हूं सर, एक गरीब इंसान को पैसा दीजिए छोटा सा कारोबार शुरू करने के लिए, वो पैसा हमेशा वापस करता है। इसलिए माइक्रो फाइनेंस कंपनीज इस देश में कभी लॉस में नहीं जाता है। और इतने बड़े हो जाता है माइक्रो फाइनेंस कंपनी की फिर बंधन जैसे बैंक बना देते हैं। वो एक उदाहरण है, आप देखिए। और जितने सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है इस देश में, ज्यादातर माइक्रो फाइनेंस के थे। 50% पीपल ऑफ दिस कंट्री आर सेल्फ एम्प्लॉयड। इस देश में सबको यह समझना चाहिए। कोई अगर बोले कि मैं 100 करोड़ सरकारी नौकरी दूंगा, ये झूठ बोल रहा है। 1 करोड़ भी एक साल में आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। यू कैन क्रिएट जॉब्स। सर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, आई एम टेलिंग यू कहां पे अंतर है। मैं सिंगापुर में जब पढ़ता था, और मैं इसीलिए बोल रहा हूं, ये जो वर्क इनहिबिशन है ना, ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है। मैं जर्नलिस्ट था उसके पहले, फिर मैं एनटीयू में गया एमएस करने इंटरनेशनल रिलेशंस में इन द एज ऑफ इन द ईयर 2010। सिंगापुर एक्सपेंसिव है। मैं एज एन असिस्टेंट एडिटर इन अ पब्लिकेशन हाउस, अच्छा खासा सैलरी था। फिर मैं देन आई थॉट आई विल गो एंड स्टडी, और मुझे मन था कि मुझे कुछ और करना है। सर मैं जब वहां पे एमएस पढ़ने गया 1.5 साल तक, यू विल नॉट बिलीव, और मैं ये बोल रहा हूं, सुबह से इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ता था, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ता था, हफ्ते में 4 दिन एक वेटर का काम करता था शाम के टाइम। मैं वेटर का काम करता था, और मैं कोई एक्सेप्शन नहीं था, हर कोई करता है वहां पे। सेंटोसा जो जगह है जहां पे कैसीनोज है, वहां पे लोग, उनका आपको वर्क परमिट मिलता है एज अ स्टूडेंट। अमेरिका में जितने आप बिलियनियर्स देखते हो, सुबह वो पेपर बांटता था या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करता है, फिर अपना पढ़ाई खत्म करके फिर कुछ बनाया, फिर आज बिलियनियर बना है। तो वो स्ट्रगल स्टोरी सबको पढ़ना चाहिए। हम लोग वो सिखाते नहीं है कि किस चीज से रीढ़ की हड्डी तैयार होती है। मैं कोई बड़ा कुछ नहीं हूं, ठीक है। अगर 3000 बार टेलीविजन में आया हूं तो थोड़ा बहुत तो कुछ हूं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल। अगर मेरी चीजें सुना जाता है कुछ कुछ जगह पे, इवन इन द गवर्नमेंट, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, मैं छोटा सा इंसान हूं, लेकिन मैं आई हैव गॉन थ्रू दोज फेजेस।
और मुझे कभी उस देश में, सिंगापुर में, किसी को ये इनहिबिशन नहीं होता है, अरे मैं वेटर का काम क्यों करूं। हर कोई करता है while they're studying। आप इंडिया में कितने लोगों को देखोगे कर रहा है कि नहीं, मैं पढ़ाई के टाइम ट्यूशन करके अपना पैसा, पढ़ाई का खुद अपना पैसा कमा के करूंगा। डू यू फाइंड इट? आप बता दीजिए लोगों को कि ठीक है, सुबह पढ़ाई करो, शाम को कोई डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करके अपने पढ़ाई का पैसे पूरा आप खुद उठाओ। फिर देखोगे सर वो इंसान कुछ और बन जाएगा, फिर वो एम्प्लॉयर बनेगा, उसके बाद नौकरी नहीं ढूंढेगा। लिटरली मुझे लगता है सर दिस इज इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन एनीबडी, आई एम नॉट। देखिए सर, हर कोई सरकारी नौकरी के काबिल भी नहीं होता है, हर कोई प्राइवेट सेक्टर का नौकरी के भी काबिल नहीं होता है, और हर कोई एंटरप्रेन्योर के भी काबिल नहीं होता है। लेकिन जिसका जितना हुनर है उस हिसाब के, पहले एक संस्कृत में शब्द है आत्मनम विद्धि, अपने आप को पहचानो। कोई और कर रहा है इसीलिए मैं दौड़ रहा हूं, और फिर हमको ना मिले तो सरकार जिम्मेदार है, ये गलत है। सरकार एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट तैयार करेगा। इट इज अप टू यू देन। तो मुझे लगता है जो मैनिफेस्टो है, इलेक्शन में क्या होगा, कौन किसको वोट देगा, इट्स अप टू पीपल। मैनिफेस्टो में बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एंड रैशनल मैनिफेस्टो, जहां पे कोई ख्याली पुलाव नहीं दिया गया है। इस अगर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के ऊपर में अगर चाहेंगे एक दिन प्रोग्राम करके मैं बता दूंगा कि देयर आर जॉब्स गेटिंग क्रिएटेड इनटू लैक्स। कोई एक बंदा 12वीं पास, उसको अगर घर पे बैठा है ना, और वो बोल रहा है मेरे को भी सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन जिस दिन उसको मजबूरी होगी कि मुझे पैसा चाहिए, फॉर हिम देयर आर 30 lakhs जॉब अवेलेबल इन द प्राइवेट सेक्टर, इन द गिग इकोनॉमी, इन द ई कॉमर्स सेक्टर। आज जोमेटो में यहां पे कुछ लोग होगा, मैं खुद बोल रहा हूं, मैं वेटर का काम कर चुका हूं, इसीलिए मैं हिम्मत से बोल रहा हूं। आज जोमेटो में खाना डिलीवरी करके भी कोई 25 से 30 हजार रुपए कमा सकता है। इस देश में आज बहुत कमाते हैं। इस देश में आज लोगों को घर चलाने के लिए पैसे की कमी नहीं है, अगर वो मेहनती हो, अगर वो उसको ये ना लगे कि ये क्लास सिस्टम, अगर वो उसने दिमाग में ना तैयार करे कि ये मेरे क्लास का काम नहीं है, तो वो कर सकता है फिर। और जॉब्स है इस देश में। आई एम टेलिंग यू, आई कैन गिव अ होल लिस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, ईच इंडस्ट्री वाइज, जहां पे 80-80, 90-90 लाख लोग काम करते हैं, सबका ईपीएफओ नंबर है। प्रोविडेंट फंड का अच्छा खासा पैसा मिलता है, प्रोविडेंट फंड भी है और अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा है, लेकिन मेहनत करता है, मेहनत बहुत है। तो ये कल्चर की, मैं बिन मेहनत के, सर आपको मैं एग्जांपल देता हूं, लास्ट एग्जांपल, जो बड़े एफएमसीजी कंपनीज होता है ना, और ज्यादातर जो आईआईएम से, बड़े बेहतरीन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से जिनको रिक्रूट किया जाता है, पहले 1 साल 2 साल उनका काम करता है, क्या होता है, एक यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। यूनिफॉर्म पहन के उनको जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ी होती है उनके, उसमें बैठ के उनको जाना पड़ता है दुकान से दुकान, टू अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूशन, टू अंडरस्टैंड डिस्प्ले, टू अंडरस्टैंड सप्लाई चेन, फिर जाके वो इसमें बैठता है। एक फौज में भी एक लेफ्टिनेंट को पहले रगड़ा जाता है, वो अपने फौजियों के साथ, सिपाही के साथ रहता है, और उसको पता है कि कैसे लड़ाई किया जाता है, वो फ्रंट से लीड करता है, तब जाके वो जनरल बनता है। दुख की बात है, हमारे जितने सिविल सर्वेंट्स होता है, उनको उस ग्रास रूट लेवल में रगड़ाई नहीं होती है। विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, आई एम टेलिंग यू, एक आईपीएस, वो जिस दिन आईपीएस बनता है उसको लगता ही है कि अरे मैं तो सब इंस्पेक्टर से बहुत बड़े चीज हूं, मैं डीएसपी से भी बड़ा हूं, मैं उसके साथ क्या पूछूं कि क्या करना चाहिए। लेकिन वो इंस्पेक्टर का शायद तजुर्बा इससे बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा है। इंस्पेक्टर का ज्यादा होता है कहीं एंड आई एम टेलिंग यू, आई हैव कम अक्रॉस सम वेरी गुड आईपीएस ऑफिसर्स। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जो आज कुछ किया है ना देश के लिए, अपने लिए, चाहे कोई भी देश में, उसकी स्ट्रगल फेज देखिए। सिर्फ सरकारी नौकरी, आई एम टेलिंग यू, इट्स गुड। अगर आप 4-5 साल एक चीज में डेडिकेशन लेके पढ़ाई किए हो, अगर आपको मिल जाए बहुत बढ़िया, लेकिन इफ इट डजंट वर्क आउट, देन मूव ऑन। और उसमें आपका जो एक्सपीरियंस है,
आई एम गाइडिंग वन पर्सन सर, और मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम गाइडिंग वन पर्सन, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, इज अ वेरी गुड पर्सन, और उस वो 6 बार अटेम्प्ट किया था, नहीं मिला, बट ही इज वेरी गुड, उसके देयर आर डबल मास्टर्स ही हैज। तो मैंने उसको कहा आप केपीओ में ट्राई करो, जितने सारे नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेंटर्स है, बहुत सारे हमारे गुड़गांव में है, आई टोल्ड हिम आई एम गाइडिंग हिम एंड ही विल गेट अ गुड जॉब। बट उसको बोला कि ये आप इल्यूशन से निकल आओ कि अब आपको नौकरी मिल जाएगी सरकारी, क्योंकि उसका एज निकल गया है। आई सेड डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, द नॉलेज दैट यू हैव ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन, यूज दैट टू वर्क इन अ केपीओ, अंडरस्टैंड, वर्क एज अ रिसर्च एनालिस्ट एंड दे विल बी टेकन, बट आपको इच्छा होनी चाहिए, दैट्स इट। मैं इतना ही कहना है, बाकी on various sectors we can talk some other time, but I think this talk was not about manifesto, rather than people have to change their mindset। और मोदी जी ने हमेशा ये कोशिश किया that, और इंडिया की जो हिस्ट्री देखोगे, we have always been a country of entrepreneurs। ये नौकरी का कल्चर तो ब्रिटिश ने लाया और हम उसी में पड़े हैं अभी। And this country will have lakhs and lakhs of entrepreneurs coming out, तब जाकर सबको नौकरी मिलेगी। बैक टू यू सर। थैंक यू सर। जिस तरीके से आपने बताया, मैं सच में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने का मन था, लेकिन सारे क्वेश्चंस के आंसर पहले ही मिल रहे थे, तो आपने मुझे मौका नहीं दिया। मुझे सर दुख बात होती है, मैं कुछ लोगों से मिला हूं, उसका अपना दुकान है, उसको दुख इस बात की, उसको बेटा नहीं बैठना चाहते, उसके बेटे को नौकरी करना है। ठीक है, नौकरी करना है, अच्छी बात है। आप सर, आई कम फ्रॉम ए सर्विस फैमिली, आई नो व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ हैविंग योर ओन बिजनेस, क्योंकि मेरे फैमिली में बिजनेस नहीं है। आपका अगर पिताजी का एक दुकान है, उसको बढ़ाओ, आप 1 से 3 करो, 1 से 10 करो, उसको वो पिताजी 60, 65, 70 साल में बैठा है, बेटा नहीं करेगा, दैट इज नॉट गुड फॉर अ सोसाइटी। बिकम एन एम्प्लॉयर rather than waiting to become an employee forever। मुझे लगता है मेरा जो भाई है, बड़े भाई है, is less educated than me, but is far more, you know, I think he has achieved more than me। क्योंकि सर, क्यों पता है, वो 30 लोगों का घर चलाता है। वेरी गुड। उसके ऑफिस में 30 लोग काम करते, 30 से 40 लोग, और वो महीने में हर किसी का कम से कम सैलरी 18 से 20 हजार से कम नहीं है, कुछ लोगों का 30-35 भी होगा। ही इज मोर अकॉम्प्लिश्ड एंड आई रेस्पेक्ट हिम फॉर दैट। मुझे लगता है देश तभी आगे बढ़ेगा व्हेन वी लुक एट थिंग्स फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। सर, जिस तरीके से आपने समझाया, दैट इज अल्टीमेट। और आज के लिए मुझे लगता है इस डिस्कशन को यहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया है। अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और पथिकृत सर के साथ इसी लेवल पर बात करेंगे। सर ने अभी कहा था वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि 15-20 मिनट, मैंने कहा सर मेरे पास टाइम की शॉर्टेज नहीं है, मैं आराम से बैठ के, क्योंकि मेरा व्यूअर जो है वो ये सब चीज़ें सुनना चाहता है, उसको ये क्रक्स चाहिए। खैर, आज की जो डिस्कशन है वो साफ तौर पर पता लग गया कि अल्टीमेटली 2 मैनिफेस्टो में डिफरेंस क्या है, या बाकी सभी मैनिफेस्टोज का एक संकल्प पत्र से डिफरेंस क्या है। दूसरा, विजन किसमें ज्यादा है। और तीसरा ये है कि बेवकूफ बना के वोट लेना और वादा करके वोट लेना, दोनों चीजों में अंतर है, और ये चीज यहां पर साफ नजर आ रही है। खैर, आगे हम इन चीजों के ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने जो अपना सर, जाने से पहले एक चीज कह दूं, आपकी इजाजत हो तो। श्योर सर। प्रोजेक्ट वो जो पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट है ना, जिसमें 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और वो हो रहा है, एंड देयर आर विजिबल, इट्स कंप्लीटली विजिबल। 100 लाख करोड़ आप इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे हो। कैन यू इमेजिन कि उसके लिए कितना स्टील, कितना आयरन, कितना सीमेंट, कितना मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, और ईच ऑफ द सेक्टर्स इन टर्न इज क्रिएटिंग जॉब्स, क्योंकि सरकार खर्च कर रहा है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। उस हिसाब से देखना चाहिए, एंड यू विल सी देयर आर enormous amount of private sector jobs being created। ऐसा हो ही नहीं सकता एक इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट है और उसमें जॉब्स नहीं है। दिस इज एन इल्यूशन। सर, अपोजिशन है और कुछ भी नहीं है। अपोजिशन वो मुद्दे उठाएगा जो मतलब जल्दी बिकते हैं, उन्हें रियलिटी से मतलब नहीं होता, और आम आदमी को यही मतलब है कि यार मैं तो, और मैंने कई बार देखा है को 12-15 हजार रुपए कमा रहा है,
उसके दिमाग में हमेशा बात होती है कि यार मैं इसी काम के 40,000 मिल जाए तो मजा आ जाए। वो ये नहीं कहता कि 40,000 का काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो ये कहता है मुझे जो 15,000 का काम कर रहा हूं उसके लिए 40 मिल जाए तो मजा आ जाए। इस माइंडसेट से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक काम कैसे होगा? मुझे लगता है कि वो भी पॉसिबल है, बट घर का आराम और बेहतरीन सैलरी हर किसी को नसीब नहीं होता। घर का आराम छोड़ने के लिए लोग अगर राजी हो जाए तो बेहतरीन सैलरी भी मिल जाएगी। लेकिन एक ही मिलेगा, घर का आराम है, बेहतरीन सैलरी। जी। चलो, इसके साथ हम आज का डिस्कशन यही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।